हम स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनको टॉपिक एसीसी सिंथेस वाला दिया गया है। ठीक है। ये एसीसी सिंथेस है क्या, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाई वी आर यूजिंग दिस जीन टू अंडरस्टैंड द भी इसके फंक्शंस क्यों स्टडी करने हैं। ठीक है। मोहसन आपका नाम क्या है, आपका लास्ट मोहसन। अच्छा। तो आपका टॉपिक नहीं फाइनल हुआ ना आज, आप लाजमी आपका तो हो गया। क्या है, रोजेस आर रेड। ओके, बाकी और पॉइंट पीछे थोड़ा हो गया आपका, सबका हो गया। ओके, मैं आज आपके नंबर लगा दूंगा जिन जिन्होंने इस वीकेंड पे 1 2 3 3 to 6 तक वो भेजना था। ठीक है। तो मैंने वो एक दी हुई है लिस्ट के किस डेट तक क्या क्या चीजें भेजनी है। ठीक है। इस वीकेंड तक बाकी चीजें सारी करके भेज दें। नहीं समझ आ रही, हम हमारे मेरे ऑफिस में कोई ना कोई हर टाइम कोई ना कोई ऐसा बच्चा होता है जो बड़ा ट्रेंड है इस सारे कामों में ना। ठीक है। अच्छा, अब है कि हम ये काम क्यों करते हैं। अब हम हमारा काम क्या है कि हमारे मैंने जो एसीसी सिंथेज है ना इनका क्या, इस टॉपिक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि इथाइलिन क्या होती है, एसीसी सिंथेज क्या करता है। एसीसी जो सिंथेज एंजाइम है ना, ये हेल्प करता है इथाइलिन की प्रोडक्शन में। फर्ज किया आप आपका टॉपिक क्या है, ऑलिव। अच्छा, अब ऑलिव के अंदर एसीसी सिंथेज, अब यहां से क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है, ऑलिव एंड इथाइलिन, क्योंकि एसीसी सिंथेज क्या करता है, इथाइलिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बच्चे समझ आ रही है स्नैन कि हमारा काम क्या है कि दो क्रॉप, एक क्रॉप है एक जीन है। क्रॉप और जीन, जीन क्या करता है, इथाइलिन की प्रोडक्शन करता है। इट मीन यहां पर हमें इन दो चीजों का रिलेशनशिप स्टडी करना है पहले, इथाइलिन एंड ऑलिव, इथाइलिन एंड ऑलिव मार्कर। अच्छा, इथाइलिन और ऑलिव का रिलेशनशिप क्या होगा, ये हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। ठीक है। व्हाट डज इट मीन when you talk about ethylene and olive। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या रेज होता है यहां पर, पहला क्वेश्चन ये हो रहा है कि इथाइलिन क्या करती है, इथाइलिन का क्या रोल है ऑलिव के अंदर, ये क्वेश्चन है हमारा। व्हाट इज द रोल ऑफ इथाइलिन, ठीक है, इन ऑलिव। जब हम इसकी बात करते हैं तो हमें पता होगा कि इसका मतलब क्या है। आपने इस टॉपिक को, इस रिसर्च को आपने करना है, ऑलिव के अंदर इथाइलिन कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन का आंसर ये हमने ढूंढना है, वेयर इथाइलिन इज प्रोड्यूस्ड इन ऑलिव। ऑलिव के लीफ के अंदर, ऑलिव के रूट के अंदर, ऑलिव के फ्रूट के अंदर, उसके कहाँ प्रोड्यूस होती है इथाइलिन। ये क्वेश्चन जब हमें पता चल जाएगा तो हमें इन दोनों का रिलेशनशिप, ऑलिव और इथाइलिन का। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या रेट होगा इससे, व्हाट एक्चुअली इथाइलिन क्या करती है ऑलिव के अंदर जब वो प्रोड्यूस होती है। ये दो दूसरा क्वेश्चन है, इथाइलिन जब प्रोड्यूस होती है तो ऐसा क्या करती है कि ये इंपॉर्टेंट है ऑलिव के लिए। तीसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन कोई रेस करे क्वेश्चन, मैंने आपको ना क्रिएटर बनाना है। अब बताइए कितने अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। और ऐसा हाँ, फिर है क्वेश्चन ये है कि कौन से ऐसे जेनेटिक पाथवेज हैं जो इथाइलिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब इथाइलिन अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए क्या होगा, अगर कम प्रोड्यूस हो तो क्या होगा, अगर इथाइलिन ना प्रोड्यूस हो तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर ढूंढ, अच्छा अगर हम इथाइलिन में रिसर्च करेंगे
तो ऑलिव के अंदर क्या ऐसी पॉजिटिव चीजें, these are all the questions that comes into your mind when you talk about these two words. अब आपने ओपनली सोचना है, आपने रट्टा नहीं लगाना, हमने अपने माइंड को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाना है। क्या करना है? क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाना है। उसके लिए जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो हमें पहले तो ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इथाइलिन। यहाँ पर लिखा हुआ है इथाइलिन इज अ क्रूशियल प्लांट हार्मोन दैट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। फिजियोलॉजिकल किसे कहते हैं? फिजियोलॉजी किसे कहते हैं? फंक्शंस ऑफ द प्लांट और एनिमल, उसको हम क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। अब यहां पर हमें ये तो कंफर्म हो गया कि इथाइलिन जो है दैट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इनसाइड द प्लांट। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। दूसरा यहां पे लिखा हुआ है कि ये क्या करता है कि ये ग्रोथ के अंदर इसका रोल है, इसका एक्टिंग के अंदर रोल है, और स्ट्रेस रिस्पांस। इनमें ये तीनों चीजें प्लांट्स के अंदर अगर होती है ना तो इनको कंट्रोल कौन करता है? इथाइलिन। या कंट्रोल कह लो या रेगुलेट करते, या ये इट्स अ पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। अगर हम कहेंगे आपकी क्लास की में कोई एक्टिविटी करनी है तो फखरुस्सलाम इसका पार्ट है। यस, अगर कोई एक्टिविटी आपने ग्रुप बनाया तो आप सबका पार्ट होगा, इसका अपना रोल होगा, दूसरे सबका अपना अपना एक रोल होगा, अपना अपना रोल होगा। इट मींस इथाइलिन इज आल्सो समवेयर द पार्ट ऑफ दैट रोल। अब हमने उसका पहले तो ये पता चल करना चाहिए, हम ये क्वेश्चन है कि ये ग्रोथ करता कैसे है, ये राइटिंग ने ऐसा किया क्या रोल अदा करता है, फिर स्ट्रेस के अंदर इसका रिस्पॉन्स जब आता है प्लांट के अंदर तो इथाइलिन ऐसा क्या करता है कि बंदे को स्ट्रेस में बचा देता है। These are all the questions that come into your mind, क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्कवर हुआ है डिफरेंट प्लांट्स के अंदर कि इसका कोई रोल है, इसका कोई रोल है। अच्छा, क्या ऑलिव के अंदर ये रोल अभी तक आइडेंटिफाई हुआ है? अगर नहीं हुआ तो ये नोवेलिटी या इनोवेशन है और आप इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है। लोगों ने स्टडी, हाँ ये स्टडी किया हुआ है कि जब स्ट्रेस आती है तो इथाइलिन प्रोड्यूस होती है, ये पता है। लेकिन ये नहीं पता तो कौन से ऐसे जीन्स हैं या नेटवर्क है जो इसको प्रोड्यूस होता है और जीन्स कंट्रोल करते हैं। ये नहीं हुआ अगर ये नहीं हुआ तो आपकी जो रिसर्च है वो इनोवेटिव है। क्या है? उसके अंदर इनोवेशन है। तो हसनैन समझ आ रही है कि हाँ एक इनोवेशन की तरफ काम ऐसा करना है जो कि लोगों को अट्रैक्ट करे। वो ऐसा काम है जो दुनिया में पहली बार हो रहा है, उसको जब आप पब्लिश करेंगे तो आपके नाम पे कोई पब्लिश होगा। आप एक दुनिया को नया नॉलेज दीजिए, आप दुनिया को एक नया एक डाटा जनरेट करेंगे, उस डाटा को एनालाइज करेंगे, उस डाटे से हम इंफॉर्मेशन निकालेंगे और उस इंफॉर्मेशन से हमें एक सरप्राइजिंग कंक्लूजन मिलेगा कि इथाइलिन ऑलिव के अंदर क्या कर रही है। These are all the questions that come into your mind when you talk about these two things. आगे है इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग एंड लीफ एक्सीजन। अब दो चीजें कर रहा है कि ये राइपनिंग भी करा रहा है और लीफ की एक्सीजन। अब ये जहां से क्या क्वेश्चन रेज होता है कि लीफ की एक्सीजन होती क्या है? लीफ ड्रॉप होना। इथाइलिन क्यों ड्रॉप करती है? क्वेश्चन, अगर लीफ का इथाइलिन का कोई रोल है तो व्हाई दे हेल्पिंग द लीफ को उसको, ये क्वेश्चन है। ठीक है। अब इथाइलिन वो कैसे ये रोल अदा करती है ऑलिव के अंदर भी, क्या ऐसा होता है? पहला क्वेश्चन, क्या ऐसा काम इथाइलिन ऑलिव के अंदर भी करती है या नहीं? ये कैसे पता चलेगा? अच्छा, ऑलरेडी कर रहा है और फिर देखेंगे कि लीफ ऑक्सीजन हो रही हो, फिर देखेंगे उसकी थाइलिन मेजरमेंट कर ले। हमारे पास एक ऐसी टेक्निक हो जो लीफ की ऑक्सीजन के दौरान उस लीफ के उस पार्ट को एक गैस, इर्गा होता है इंफ्रारेड गैस एनालाइजर,
वो एक गैस एनालाइजर है, वो हमें बता देगा कि यहाँ पर कितनी इथाइलिन प्रोड्यूस हो रही है। उसके एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहा है, उसके 100 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके 200 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इवन हमें क्वालिटी भी बता देता है और क्वांटिटी भी। हमने कहा कि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट है, ये क्वालिटी है, कितने स्टूडेंट है ये क्वांटिटी है। कितने स्टूडेंट है, दो तरह के एनालिसिस होते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होते हैं, एक क्वांटिटेटिव। हमारा जो कहते हैं ना, हम पहले क्या करते हैं कि हेपेटाइटिस सी एलाइजा करवा लेते हैं। एलाइजा हमें ये बता देता है कि इसको हेपेटाइटिस सी है, ठीक है। फिर हम पीसीआर का लगाते हैं। अब कहते नहीं तो कि यार पीसीआर टेस्ट करा के लिया। जब पीसीआर टेस्ट लगाता है तो हमें ये बता देता है, वो दोनों चीजें बता देता है रियल टाइम पीसीआर। वो ये भी बता देता है कि हेपेटाइटिस सी की भी आगे कौन सी स्ट्रेन है, उसकी ABCD स्ट्रेन होगी, ठीक है। फिर उसकी क्वांटिटी कितनी है, उससे भी डॉक्टर को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाती है कि इसको कौन सी मेडिसिन देनी है। अकेला अलाइजा टेस्ट से हमें सिर्फ ये पता चलता है कि इसको हेपेटाइटिस है। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव, इसको जो क्वांटिटेटिव रियल टाइम पीसीआर होता है ना, उसको हम कहते ही क्वांटिटेटिव है, कि वो हमें एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रियल टाइम में, रियल टाइम का मतलब है वो मशीन के अंदर फौरन हम देख सकते हैं, उसी टाइम जिस टाइम वो टेस्ट हो रहा होता है उसी टाइम हम उसको चेक कर लेते हैं। इसी तरह का काम इथाइलिन का भी कर लेते हैं। क्या इर्गा जो है वो हमें रियल टाइम पे बता रहा होता है कि वो हमने मशीन उसके साथ लगा दी, लीफ के साथ वो इर्गा को लगा देते हैं और उसको कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और वो हमें रियल टाइम में बता रहा होता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितनी ये इनटेक कर रहा है, कितनी ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, कितनी इथाइलिन प्रोड्यूस हो रही है, पूरी गैस के एनालिसिस को वो करके ना हमें बता देता है। मेरी बात की समझ आ रही है ना। इस तरह के अगर इट मींस बीइंग अ साइंटिस्ट यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ, आप हॉर्टिकल्चर के साइंटिस्ट हैं, आप क्या हैं, फार्मर नहीं है। योर ड्यूटी इज टू create knowledge in the field of horticulture sciences and also to solve the problem in the field of horticulture sciences, ठीक है। तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे कि पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करेंगे, यू गॉट माय पॉइंट ना। हमने आप लोगों को ट्रेन करना है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बनाना है। कैसे बनाना है कि आपको क्वेश्चन रेज करें, तब आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि व्हाई आर यू डूइंग दैट। हमने वो कहते हैं ना ऐसे नहीं लकीर के फकीर यार ये कर रहे हैं तो उसने ऐसा किया तो मैंने भी वही कर लिया, ऐसा नहीं करना। हमने बकायदा अंडरस्टैंडिंग से। अब होगी थाईलीन की इंट्रोडक्शन, आगे है इसकी बायोसिंथेसिस कैसे होती है थाईलीन की। क्वेश्चन एक और रेज होता है कि थाईलीन आ कहां से रही है, क्या ये बाहर से आती है, जब प्लांट अंदर से इसको प्रोड्यूस करता है। अब तो अंदर प्लांट के अंदर कुछ चीजें ऐसी लगी हुई है जो थाईलीन प्रोड्यूस करती है, उसे हम कहेंगे बायोसिंथेसिस। बायो मीन लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इसकी बनना, किसी चीज का लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बनना, उसे हम कहते हैं बायोसिंथेसिस, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ कि बायोसिंथेसिस कैसे होती है, प्राइमरी अकर थ्रू द मेथियोनिन पाथवे। इसमें अंदर सबसे पहले एंजाइम जो है वो एडिनोसाइन मेथियोनिन ACC में कन्वर्ट होता है। इसको इसमें कन्वर्ट करने वाला ACC सिंथेज है, क्या है, और उसके बाद इथाइलिन प्रोड्यूस होती है। जब तक ACC प्रोड्यूस नहीं होगा इथाइलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। अब है कि बायोकेमिकल रिएक्शन क्या होते हैं कि यूटिलाइजिंग ACC सिंथेज एंड ACC ऑक्सीडेज इथाइलिन इज सिंथेसाइज्ड इन प्लांट। दीस एंजाइम facilitate the conversion of ACC into ethylene through oxidative reactions। ये कंफर्म हो गया कि इथाइलिन ऐसे प्रोड्यूस होती है। हमारा काम है ACC सिंथेज के ऊपर। ये ACC सिंथेज कैसे थाइलिन प्रोड्यूस करता है, क्या एक ही जीन है पौधे के अंदर या एक से ज्यादा जीन है। अब पता चला कि जब हमने इसको पता चला तो कि एसीसी जो इथाइलिन है ना वो प्लांट के हर पार्ट में प्रोड्यूस होती है। इथाइलिन प्लांट के मेनली ऑल जो ऑर्गेन्स है ना उनके अंदर प्रोड्यूस होती है, रूट्स के अंदर भी प्रोड्यूस होती है, स्टेम के अंदर भी प्रोड्यूस होती है, लीफ के अंदर भी प्रोड्यूस होती है,
राइपनिंग के दौरान भी प्रोड्यूस होती है। हाँ, ये अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि हर पार्ट में एक ही तरीके से प्रोड्यूस होती है, या एक ही जीन है जो हर जगह एक्सप्रेस हो रहा है, या डिफरेंट जीन्स है? जी बच्चे। देयर आर डिफरेंट जीन्स। देयर आर, एक जीन नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा जीन्स है। पता चला कि अरेबिडोप्सिस के अंदर 12 जीन्स है। उनमें से कुछ जीन्स सिर्फ रूट के अंदर इथाइलिन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ हैं जो लीफ के अंदर इथाइलिन प्रोड्यूस करते हैं, कुछ हैं जो शूट के अंदर इथाइलिन, और में से बहुत कम है जो राइपनिंग के दौरान इथाइलिन प्रोड्यूस करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो डिफरेंट इथाइलिन प्रोड्यूसिंग जीन्स हैं, क्या इससे सारे इनकी स्ट्रक्चर सिमिलर है? फंक्शन तो पता चल गया, ये सारे क्या करते हैं, इथाइलिन प्रोड्यूस करते हैं या इथिलीन प्रोड्यूस करते हैं, या लेकिन क्या ये स्ट्रक्चरली भी सिमिलर है? अगर स्ट्रक्चरली भी सिमिलर फिर तो एक ही जीन की जरूरत थी। मेरी बात की समझ आई ना? अगर तो स्ट्रक्चरली भी सिमिलर है, then there is no need to have lot of genes। अब इतने जीन्स क्यों आ गए प्लांट के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन है। क्यों प्लांट को जरूरत हुई कि यार अब ना मुझे और भी जीन्स चाहिए? क्या प्लांट की जीन्स की मशीनरी की कैपेसिटी इतनी है कि वो एक से ज्यादा जगह एक्सप्रेस नहीं हो सकते, या वो क्या ऐसी चीज है, व्हाई देयर आर मोर देन 12 जीन्स इन अरेबिडोप्सिस? हमारा एक पेपर पब्लिश हुआ है बनाना के अंदर, जहां पर हमने आइडेंटिफाई किया है 14 जीन्स बनाना के अंदर। ठीक है, फिर हमने उसकी ग्रुपिंग की। अब है क्वेश्चन ये है कि अब इथाइलिन के जीन्स को स्टडी कैसे किया जाए, कैसे हमें पता चलेगा कि सारे जीन्स एक दूसरे से डिफरेंट है? ये एक अलग क्वेश्चन है। अच्छा, अब क्या ऑलिव के अंदर कितने हैं, या आपको स्ट्रॉबेरी के अंदर कितने हैं, या कोकोआ के अंदर ये कितने हैं, और वो कब कब कहाँ कहाँ क्यों प्रोड्यूस होते हैं, ये क्वेश्चंस हैं। दीज आर ऑल द क्वेश्चन दैट कम्स इनटू योर माइंड, हाउ टू स्टडी ऑल दीज genes and their expressions and समझ आ रही है आप लोगों को? इसको अंडरस्टैंड करने के लिए वी नीड टू डू दीज एनालिसिस, एंड दीज एनालिसिस विल हेल्प। एक काम आप एक ये सारा पाथवे सीख जाओगे ना, फिर दुनिया में कोई भी काम आपको कह दिया जाए, आप ट्रेंड हो गए हैं। अब आप क्या हो गए हैं, आपको एक बता दिया यार एप्पल के ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो यू कैन इजिली, अब वीट के ऊपर है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से दुनिया के अंदर वीट की जो प्रोडक्शन है ना वो डिक्लाइन हो रही है, या किसी भी चीज की। अब हमने देखा कि स्ट्रेसेस है, क्लाइमेट चेंज है, उसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को हल करना है? क्या ऐसा किया जाए कि हम फोर्स एवोल्यूशन लेकर आए? एक एवोल्यूशन होती है ना, फर्ज किया थ्योरी जो डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है कि वही स्पीशीज सरवाइव करेंगी जो चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट कर लेंगी। लेकिन ये अडॉप्टेशन कैसे होगी? एवोल्यूशन के थ्रू। आप उसके जीन्स के अंदर चेंज आएगी और वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगी वो जो इंफॉर्मेशन है। अगर तो वो इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी है कि टेम्परेचर 28 डिग्री सेंटीग्रेड की बजाय एवरेज टेम्परेचर 29 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए, 1 डिग्री इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर, दैट लीड्स टू कॉटन डिक्लाइन इन कॉटन प्रोडक्टिविटी इन मुल्तान। पहले सुना, आज से 25-30 साल पहले, जो शाम का जून जुलाई के अंदर जो शाम का एवरेज टेम्परेचर होता था ना वो 28 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, अब 29 हो गया है। 1 डिग्री दिन का टेम्परेचर की बात नहीं हो रही। वो मेरे एक टीचर ने बताया, मैं सरप्राइजिंग हो गया, कहते सर हम उसने अभी कहा कि हमने इसके ऊपर रिसर्च किया है, इट्स नॉट द डे टेम्परेचर, इट्स अ नाइट टेम्परेचर दैट अफेक्ट द कॉटन बॉल फॉर्मेशन। किसमें? बॉल की फॉर्मेशन। और इजहार हमें कॉटन के ऊपर कहता, हमने हीट टॉलरेंस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें पता चला कि हमें पास जो रात का टेम्परेचर है उसकी वजह से कॉटन की प्रोडक्टिविटी के अंदर
चेंजेस आई हैं या कब। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि ओके अब वो जीन ओवर एक्सप्रेस करवाए जाएं जो 29 डिग्री सेंटीग्रेड के एवरेज के ऊपर भी अच्छी परफॉर्मेंस दे, या ऑलरेडी जो कॉटन के अंदर जीन्स हैं उनको मॉडिफाई इस तरह किया जाए कि वो दे कैन सरवाइव। अच्छा, ये नेचुरली ये होता है काम, प्लांट्स के अंदर नेचुरली अपने आप को ये जीन डुप्लीकेशन करके, जीन की रीअसॉर्टमेंट करके, जीन की कॉपीज करके, ये कर कुर के ना, लेकिन इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स। मेरी मेरी बात की समझ आ रही है ना, इसको 25 30 40 50 साल, अब हम तो नहीं वेट कर सकते ना कि हमारे हमें तो अगले साल कॉटन की यील्ड इंक्रीज करनी है। हम क्या करते हैं कि ये एवोल्यूशन को हम फोर्सफुली, इसको क्या करते हैं, फोर्स्ड एवोल्यूशन। ये प्लांट ब्रीडिंग की अगर एक लफ्ज दो लफ्जों में डेफिनेशन होगी ना, तो क्या होगी, फोर्स्ड एवोल्यूशन। क्या है, हम प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू फोर्स्ड एवोल्यूशन लेकर आते हैं ताकि जो हमारे क्रॉप्स हैं वो अंडर चेंजिंग क्लाइमेटिक कंडीशन या अगर कोई डिजीज इंसिडेंस आता है, ज्यादा टेम्परेचर एक इंक्रीज बढ़ा है, उससे डिफरेंट तरह के पैथोजन आएंगे, डिफरेंट तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। हमें आज से अब दुनिया में, पूरी दुनिया में ना, अमेरिका में ये रिसर्च वो पहले ही कर लेते हैं कि आज से 10 साल बाद 100 साल बाद ऐसा क्या आएगा कि टेम्परेचर चेंज इतना हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो जाएगा, इतनी नंबर ऑफ नई पैथोजेंस आ जाएंगे, इतने अभी झील के अंदर डिक्लाइन होगी। तो हमें पहले ही कोई ऐसा रिसर्च कर ले, ऐसी वैरायटीज डेवलप कर ले, जब हमें पता हो कि अभी टेम्परेचर 29 हो जाएगा, और इस टेम्परेचर पर कौन सी ऐसी नेचुरल जीन पूल है, नेचुरल वैरायटीज हैं जो इस टेम्परेचर के ऊपर सरवाइव कर रही है, देन वी विल रिकमेंड द फार्मर टू ग्रो दीज क्रॉप्स। इसके ऊपर ऑलरेडी वो काम कर चुका है। अब मैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कॉटन लीफ कल वायरस, ये पाकिस्तान के ओरिजिन हुआ है। ये एक ऐसा वायरस है जो मुल्तान और उससे पहले ओरिजिन हुआ। अब उस वायरस ने कॉटन की प्रोडक्टिविटी को बड़ा ही डिस्टर्ब किया पाकिस्तान के अंदर। अब कॉटन कहाँ होती है, पाकिस्तान में होती है, इंडिया में होती है। पाकिस्तान से इंडिया गया ये वायरस, इंडिया से चाइना गया, ठीक है, चाइना में भी, चाइना में कहा गया, हाइबिस्कस रोजा चाइना के थ्रू, ये जो हमारा हॉर्टिकल्चर प्लांट है ना, व्हाइट फ्लाई ने वहां इन्फेक्ट किया, यहाँ से वो चाइना गया, चाइना जाके ट्रेड के थ्रू। अच्छा, अब अमेरिका में कॉटन लीफ कल वायरस नहीं है। अमेरिका में बहुत बड़ी प्रोडक्शन होती है कॉटन की, लेकिन देयर इज नॉट अ सिंगल रिपोर्ट ऑफ कॉटन लीफ कल वायरस इन अमेरिका। उन्होंने हमें पैसे दिए, हमारे डिपार्टमेंट जो बाहर लगा हुआ है ना जनरेटर, ये अमरीकियों ने दिया, ठीक है। तो उन्होंने हमें पैसे दिए कि कॉटन लीफल वायरस के ऊपर रिसर्च करो, उन्होंने अपनी वैरायटी हमें भेजी। आप देखो कि कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट मुल्तान है, सीसीआरआई मुल्तान है, लिच्ची है, नायाब है, देगाव है इस्लामाबाद में, इन सबको अपनी अपनी वैरायटीज भेज दी। यार हम आपको पैसे भी देते हैं, हम इनमें से स्क्रीन करके बताओ कौन सी ऐसी वैरायटी है जो कॉटन लीफ कल वायरस रेजिस्टेंट है, जो कॉटन, हमें उसमें एक टैक्सी, ओ क्या था, मैक्स नाम था उसका, वो हमें मिली, ठीक है। वो नई मटेरियल यहाँ से लेके गए, कुछ नहीं, बस वो प्रोजेक्ट खत्म हो गया। अब वो कह रहे थे कि आप इसमें से आइडेंटिफाई कर लो जो आपकी कॉटन लीफ कल वायरस रेजिस्टेंट वैरायटीज होगी, तो आगे आप उसको ब्रीडिंग प्रोग्राम में यूज करो। उन्होंने, जब पता चल गया कि हमें ये चीजें पता चल गई हमारी कौन कौन सी ऐसी वैरायटीज है जो रेजिस्टेंट है, उस तो बाद फंडिंग बंद कर दी। जो काम किया कराया था, ऐसे करती है ये दुनिया की जो कौमें हैं, उनको पता हो, अब उनको जिंदगी में कभी भी कॉटन लीफ कल वायरस आएगा ना अमेरिका में, उनको पता होगा कि हमने कौन सी वैरायटी ग्रो करनी है, और हमने बड़ी दिल दुराई से दिन रात चुगनी तरक्की करके अमेरिका की रिसर्च। अब वो, अब कॉटन लीफ कल वायरस की रिसर्च इधर ही हो सकती थी, अगर ये कॉटन लीफ कल वायरस ये उधर लेके जाते, क्या होता होता, वहां पे स्प्रेड हो जाना था, वो पागल थे लेके जाते। हम बड़े खुश, हमें पैसा मिल गया, हमें
और इसी पैसे में से 3 महीने मैं भी अमेरिका रह के आया हूँ, क्योंकि मेरा भी पीएडी चिली लीफ कल वायरस के ऊपर थी ना। तो इसलिए वो मुझे भी उन्होंने ना 3 महीने की फेलोशिप दी। मैं बड़ा खुश, मैं दुनिया दसिया जी मैं अमेरिका जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली वो मकसद क्या था उनका, अपने उसके इजहार। अगर कोई भी बंदा आपको देता है ना, स्कॉलरशिप देता है या आपको कोई भी चीज देती है, उसमें उनका बेनिफिट होता है। जो यहाँ से ब्रेन ड्रेन होके अमेरिका जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट गाइस। जो गूगल का सीईओ है वो इंडियन है, ऐसा ही है। तो आप इतने काबल बनो कि अमेरिका थानू ले जावे। इट मीन आपके अंदर बहुत, यू आर वेरी इंटेलेक्चुअल। ठीक है। तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे होगा, कैसे आप अमेरिका के वो कहते हैं ना साइंटिस्ट बन सकते हो, कि वेन आप ये पता हो कि ये प्रॉब्लम इस डीएनए ने ना बड़े मुल्क घुमाया मैनू। इस डीएनए की साइंस ने मैं को 25 मुल्क, मोर देन 20 कंट्रीज ना मैं विजिट कर चुका हूँ। उम्मीद है कि अभी भी इंशाल्लाह मैं श्रीलंका वालों ने, मैं कल नहीं मुझे कहा कि आज आ जाओ यार तुसी एक टॉक ही दे दियो ते ਤੁਹਾਨੂੰ खर्चा खुर्चा भी ਅਸੀਂ देवांगे। तो उम्मीद है कि शायद कोई अप्रैल में मैं श्रीलंका जाऊं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस साइंस के हम ना इस यहाँ पर इसको ना भी पूरी दुनिया में ना घूमना फिरना। फिर कई ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं यूएनओ के, एफएओ के, जिनके अंदर ना मल्टी कंट्रीज के अंदर ट्रायल्स होते हैं। वो कभी नैरोबी, मेरा वो अमेरिकन एक साइंटिस्ट होता था, वो कभी नैरोबी जा रहा होता था कीनिया, कभी वो यूएसए में टेक्सास में बैठा होता था, कभी वो लंदन जा रहा है। तो इनके ना इस तरह के ना वो बड़े अच्छे, मुझे तो बड़े अच्छे लगते थे ये प्रोजेक्ट यार। आप ना कभी वहां घूमो, कभी सीरिया जा रहे हो, कभी कीनिया जा रहे हो, कभी अमेरिका दोबारा अपनी लेबोरेटरी जा रहे हो। तो उससे क्या होता है कि डाटा कलेक्ट करते हैं भी, जिस तरह ये ट्रायल लगाते हैं, फील्ड ट्रायल लगाते हैं, कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग, उसका डीएनए टेस्टिंग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि अमेरिका भारत ये कहता है कि मैं ना अफ्रीका वाला की बड़ी हेल्प कर रहे हैं। क्या कर रहा हूँ एक्चुअली, वो सारा काम ये होता है कि उसमें से कोई ऐसी चीज निकाल ली जो कि उनके बेनिफिट के लिए हो। और हम हमारे जैसे जो साइंटिस्ट है ना, वो बड़े बड़े अच्छी अच्छी फंडिंग मिलती है, हमें रिसर्च मिलती है, हमें ग्रांट्स मिलती है, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा हो जाता है। एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। ओके, अब रोल इन डेवलपमेंट क्या है, एंजाइम्स की एक्टिविटीज क्या है, दे फॉर्म द एसीसी क्रूशियल स्टेप इन थायराइड बायोसिंथेसिस, रोल इनका डेवलपमेंट के अंदर है। ये हमने ऑलरेडी लिया इसके बारे में ना। आगे आ गया एसीसी सिंथेज जो है, इसकी जेनेटिक मैपिंग की जाए पीसीआर टेक्निक के थ्रू, सीक्वेंसिंग के थ्रू हम करते हैं। फंक्शनल एनोटेशंस हैं, को मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, करंट फाइंडिंग्स क्या है। ये है डाटा रिप्रेजेंटेशन। आप इसको स्मिथ ने आइडेंटिफाई 2 न्यू एसीसी सिंथेज थ्रू पीसीआर। पहले होता था कि हमें ना पता नहीं होता था, क्योंकि हमें जीनोम सीक्वेंस नहीं हुआ हुआ था। हम क्या करते थे, बल्कि एक जीन हमें एक क्रॉप के अंदर मिला, हम क्या करते थे इसी जीन के प्राइमरी ड्राइव करते थे, पीसीआर का पता था। चलो वो मैं बताता हूँ कि पीसीआर के थ्रू प्राइमरी डिजाइन क्या कहते हैं, वो दूसरी क्रॉप के लिए का डीएनए एसिड फैक्टर उसमें से पीसीआर लगाते थे। हमें वो जीन उस क्रॉप में से अलग हो जाता था, उसको हम सीक्वेंसिंग कर देते थे। तो हमें पता चल जाता था कि उसी तरह के मिलते जुलते जीन जो है किसी और क्रॉप में, ये जीन है एक्शन के अंदर है क्या, उस तरह का मिलता जुलता वही जीन बंदर के अंदर है कि नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, बंदर का डीएनए आइसोलेट करेंगे, पीसीआर एसएल के जीन के ऊपर लगाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि ओके देयर आर सम जीन्स दैट आर आल्सो प्रेजेंट इन सिमिलर होमोलॉजी में। ठीक है। अच्छा, दूसरा काम ये होता था कि हम उसका जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस करते थे अंडर स्ट्रेस। फर्ज किया हमने जीन का एक्सप्रेशन एनालिसिस कर लिया। एक्सप्रेशन एनालिसिस अंडर स्ट्रेस कैसे करेंगे बताइए। फर्ज किया हमारे पास, हमने स्ट्रेस के अंदर देखना है कि आपको कितने जीन है ना, वो एक्सप्रेस हो रहा है कि नहीं। अगर एक्सप्रेस हो रहा है, इट मीन इथाइलिन ही बन रही होगी। अगर जीन एक्सप्रेस हो रहा है, अच्छा फर्ज किया हमने ऑलिव लिया, उसको नॉर्मल कंडीशन दी जो उसको नॉर्मल देती है, फिर उसको हीट दी, हीट स्ट्रेस दिया, क्या दिया,
और उसके लीफ पे से हमने मैसेंजर आरएनए आइसोलेट किया। क्या किया? वाई को आइसोलेट मैसेंजर आरएनए? ठीक है। अब हमने मालूम कर लिया कि मैसेंजर आरएनए का कितने कॉपीज बनी है। अगर तो एक कॉपी है लेकिन वो कम काम करेगा, अगर ज्यादा कॉपी है तो ज्यादा रोल है उसका। फर्ज किया यहाँ पर अगर हमें अभी कोई चीज उठानी है, या इसको पूरे इसको उठाना है, तो एक बंदा भी उठा सकता है, दो भी उठा सकते हैं, तीन भी। इसमें जितने ज्यादा एमआरएनए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे उतना वो जीन का रोल ज्यादा है। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर हमने लिखा कि जो ऑलिव का है ना, ओलिया यूरोपिया एसीएस वन जो जीन है ना, इसकी 5 mRNA के मॉलिक्यूल हमने क्वांटिफाई कर लिए। एक्सीडेशन सीक्वेंस से हमें पता चल गया कि इसके कितने हैं, 5 RNA के मॉलिक्यूल है। और हीट के दौरान जब हीट हुई, हीट वाले लीफ के अंदर 550 थे mRNA के मॉलिक्यूल। कितने थे? 550। फिर हमने देखा कि ACS2 जीन जो है ना, ओलियम जॉर्जिया का, उसका लीफ के अंदर, नॉर्मल लीफ के अंदर एक्सप्रेशन था 100। और लेकिन जब हीट स्ट्रेस हुई तो उस दौरान उसका जीन का हमें सिर्फ 2 मॉलिक्यूल मिले। व्हाट डज इट मीन? ड्रास्टिक चेंज, उसका जीन का एक्सप्रेशन जो है वो कम हो गया। अब कम होने की वजह से क्या हुआ? अच्छा, अब इट मीन दिस जीन हैज नो रोल ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस। एक तीसरा जीन था जिसकी इधर 15 कॉपीज थी और इधर 16 हो गई। एक और जीन है इसकी 20 थी और इधर 18 रह गई। ये 4 जो हमारी जीन आए, उनका एक्सप्रेशन का जो डाटा आया अभी आप करेंगे इसमें। अब हम ये मालूम करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीन एक्सप्रेशन एट नॉर्मल कंडीशन और स्ट्रेस कंडीशन। इट मींस दैट इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जीन ये है वन, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा चेंज आई है। इसमें एक्सप्रेशन बढ़ा है, इसमें कम हुआ है, इसमें भी बढ़ा है, इसमें कम हुआ है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा है। इसमें मुकाबला तो मेरे पास बहुत डाटा है। तो ये तो यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, अच्छा इस तरह ये भी बहुत ज्यादा कम हुआ है, इसको भी हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? सिग्निफिकेंटली। ये है नॉन सिग्निफिकेंट। ये दोनों कम या ज्यादा हुए हैं लेकिन नेग्लिजिबल। ठीक है। इट मीन ये दोनों चीज का तो कोई रोल है ही नहीं लास्ट वाले 2 का। इसका ये है कि इसने कम ही किया है, इसने ज्यादा किया है। लेकिन यहां तक हमें ये इंफॉर्मेशन तो मिल गई कि विच इज द जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन इन दैट पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है। इट मीन दूसरा जीन नहीं है। व्हाई दैट जीन इज नॉट प्रोड्यूस्ड, ये क्वेश्चन है। व्हाई अदर जीन्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग इथाइलिन? अब ये मेरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है। व्हाई ओनली? इसी तरह हमने भी एक कोल्ड का डाटा लिया, पौधों को कोल्ड स्ट्रेस लिया। उसके मुताबिक हमें जो कोल्ड के अंदर ना, नॉर्मल और स्ट्रेस कंडीशन में इसका जो 50 था, इधर भी 50। इट मीन ACS1 जीन हैज नो रोल ड्यूरिंग कोल्ड। रोल सिर्फ उसी का होगा जिसका ड्रास्टिकली चेंज करे, उसको करेंगे। अब हम इस जीन के ऊपर, इसमें जो 2 है उसका एक्सप्रेशन पहले 5 था, इसमें 1025 हो गया। अब कोल्ड रिस्पॉन्सिव जीन कौन सा होगा? ACS2। अब आपने अपने जीन्स के एनालिसिस करने हैं हर कंडीशन में। वो ऑलरेडी डाटे इंटरनेट पे पड़े हैं, आपने डाटे डाउनलोड करने हैं, उस डाटे के ऊपर स्टैंड लगानी है। स्टैंड लगाने के बाद फिर हमें पता चलेगा कौन सा जीन जो है वो सिग्निफिकेंटली अप रेगुलेट हुआ है।
तो हम कह सकते हैं कि ये जीन स्ट्रेस हीट वाला है, ये जीन कोल्ड वाला है, ये साल्ट के दौरान ज्यादा एक्सप्रेस होता है या साल्ट के दौरान दो एक्सप्रेस होते हैं, साल्ट के दौरान दो एक्सप्रेस होते हैं, तो हम उसका कहेंगे उन दोनों को ACS5 और ACS6 जो है ये साल्ट। ठीक है, फिर हमने एक और डाटा दिया, डाटा के अंदर क्या हुआ, उसके अंदर ये डाटा था कि ना हमने लीफ के प्लांट के डिफरेंट पार्ट का डाटा लिया, और उसके हमने लीफ का लिया, शूट का लिया, रूट का लिया, फ्रूट का लिया, फ्लावर का पेटल का ले लिया, फर्स्ट किया। ठीक है, अब हमने देखा कि ACS1 जो जीन है ना, उसका यहाँ पर एक्सप्रेशन 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 205 है, यहाँ पर 185 है, और यहाँ पर 2 है। अब हम इस स्टेटमेंट से क्या कहेंगे, इसको हम रिजल्ट्स में क्या लिखेंगे, रिजल्ट कैसे लिखेंगे इसके, हम कहेंगे कौन सा राशियन, क्यों, वो यहाँ राबिया नहीं हो, वो यहाँ नहीं है ना, बस 5 मिनट तक आ गई। ओके, अच्छा अब ये है कि हम ये कहेंगे कि जो ये दिस जीन has a role or this gene show expression in fruits and roots of the plant. ठीक है, they have significantly upregulated their expression as compared to other part of the plant. हम इससे ये कह सकते हैं, तो फाइनल कंक्लूजन के अंदर कहेंगे कि ACS1 is root and fruit specific gene, is a फ्रूट स्पेसिफिक जीन। इससे हमें अंदाजा होगा, हम कैसे अंदाजा होगा, हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे और एक्सपेरिमेंट के एक रिजल्ट्स आएंगे। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि उस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को इंटरप्रेट कैसे करना है, इसको डाटा साइंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, डाटा साइंस क्या है, जो आज हम डिग्री करा रहे हैं डाटा साइंस के अंदर, एक्चुअली वो सिर्फ ये है कि डाटा होता है, डाटा को एनालाइज करते हैं और उसमें से क्वेश्चन आउटपुट का इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और इंफॉर्मेशन के निकालने को हम डाटा साइंस कहते हैं। समझ आ रही है बच्चों, इस वेरी सिंपल के डाटा साइंस को बहुत ब्लांच है नहीं है। आपने डाटा साइंस वालों को भी डाटा चाहिए होता है, वो डाटा इनको एग्रीकल्चर से मिलेगा, वो कहां से मिलेगा, हेल्थ वालों से मिलेगा, सर्वे वालों से मिलेगा, सॉइल सर्वे ऑफ पाकिस्तान से मिलेगा, या किसी ऐसी उनको चीजों से वो अकेले डाटा साइंस वाले कुछ नहीं है, दे नीड अ डाटा। वो डाटा उनको कहां से मिलेगा, कोई एक्सपेरिमेंटल लगाएगा, वो उनका काम है डाटा को एनालाइज करना, लेकिन उनको डाटा पहले चाहिए। वो डाटा कौन प्रोवाइड करेंगे, अच्छा हाँ, वो हमें क्या बना के देंगे, वो सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देंगे। क्या करके दे देंगे, सॉफ्टवेयर डेवलप करके दे देंगे उनको। सॉफ्टवेयर को यूज हम लोगों ने करना है, हमने अपना डाटा उसके अंदर इनपुट ऐड करनी है, और वो हमें आउटपुट बना के दे देगा कि ये जीन टैग्स हैं डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड हैं, और ये जीन जो है डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड नहीं है। तो आपको इन इन जीन्स को ही हम कह सकते हैं कि दीज जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इथाइलिन प्रोडक्शन। अब हमने ये मालूम करना है कि 14 या 15 जीन में से कौन सी ऐसी जीन है जो फ्रूट की राइपनिंग के दौरान प्रोड्यूस। हमारा मकसद क्या है कि हम सिर्फ हम इथाइलिन, अच्छा अब इथाइलिन हमें सिर्फ राइपनिंग वाले इस ACS जीन क्यों चाहिए, पहला क्वेश्चन जी, क्योंकि हमें इथाइलिन से डील करना है, इथाइलिन हमें ACS की प्रोडक्शन देखनी है, बोलते इथाइलिन की प्रोडक्शन। हाँ नहीं, हमने राइपनिंग के दौरान क्यों कर लिया बच्चे, राइपनिंग के दौरान हमें ऐसे ACS जीन चाहिए जो राइपनिंग के दौरान इथाइलिन प्रोड्यूस करे। हमें वो क्यों चाहिए, क्योंकि उस टाइम में ऐसे करके बहुत है, राइपनिंग के दौरान हम राइपनिंग करवाते हैं, तो इथाइलिन क्या करती है, राइपनिंग की। अच्छा इट मींस शेल्फ लाइफ क्या होती है फ्रूट की,
कितनी देर तक ईटेबल रहता है, टेबल पर्पस के लिए हम यूज कर सकते हैं ईटेबल के लिए ना। इट मींस दैट अगर इथाइलिन ज्यादा प्रोड्यूस होगी ना, शेल्फ लाइफ कम हो जाएगी। अब हम चाहते हैं कि राइटनिंग के दौरान इथाइलिन कम बने, शेल्फ लाइफ तेज करने के लिए। अब इट मींस हम सिर्फ उन्हीं इथाइलिन के जीन्स को छेड़ेंगे जो राइटनिंग वाले हैं। अगर हमने बाकी प्लांट के जीन्स को छेड़ दिया जो कि अदर देन राइटनिंग वाले हैं, उसे प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होगी, उसे प्लांट की ग्रोथ। अगर हमने कॉमन थाइलीन वाले जो रीजन है ना फर्ज किया, हमने देखा कि एक एसीएस वन जो है ना, उसके अंदर जो जीन की सीक्वेंस है ना वो है ए डी जी ए टी जी ए टी सी। ठीक है, ये है एसीएस वन की फर्ज किया सीक्वेंस है। टू की क्या है, वन की ये है, टू की क्या है, ए यहाँ पर ए डी जी जी सी सी ए टी जी। अब इन दोनों में फर्क क्या है, कहां कर गए, ये ए है, इसमें भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पर टी है, जी सेम है, यहाँ भी जी। यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर यहाँ पर ए भी है, यहाँ पर यहाँ भी डिफरेंस है। अच्छा, फर्स्ट क्या हमने देखा कि एसीएस वन वाला जो है ना, ये राजनीतिक वाला जीन है और ये रूट्स के अंदर एक्सप्रेस होता है। अगर हम इसको टारगेट करेंगे ना तो रूट की ग्रोथ नहीं होगी, स्ट्रेस के दौरान पौधा बढ़ जाएगा। अगर रूट डैमेज हो गई तो पौधा, ठीक है। अब इथाइलिन क्या करती है ऐसा स्ट्रेस के दौरान, इथाइलिन ऐसा क्या करती है कि पौधा नहीं बढ़ पाता, ये क्वेश्चन है। सर वो अपने जो सिंक वाले पॉट पार्ट्स होते हैं उन्हें गिरा देती है ताकि सोर्स वहां पे यूज कर सके तो ग्रोथ में। एक और काम मैं इसको एग्जांपल, अच्छा इसी इसी को मैं एक एग्जांपल से फर्ज किया, हमारे ना घर में लगा होता है यूपीएस, ठीक है, यूपीएस लगा हुआ है, बिजली चली गई, स्ट्रेस आ गई, बिजली चली जाएगी मतलब घर में स्ट्रेस आ गया। तो अगर कोई सियाना बंदा होगा वो क्या करेगा, अगर घर में 6 पंखे चल रहे थे, 6 लाइटें चल रही थी, तो यूपीएस की बैटरी कितनी देर चलेगी, थोड़ी देर 1 घंटा 2 घंटा चलेगी। लेकिन अगर हम 6 घंटे जो लाइटें की बजाय 2 लाइटें या एक पंखा चला लें, तो वो 2 घंटे की बजाय 8 10 12 14 घंटे अगर अच्छी उसकी पावरिंग है वो निकाल लेगी। अच्छा, अब वो किसने किया बंद, जरा कोई ना कोई तो घर में कोई ऐसी माई होगी या कोई ऐसा सियाना बंदा होएगा जो उन 6 लाइटों को और 7 पंखों को बंद करके सब कहेंगे कि इस जगह ही सो जाओ या लेट जाओ या जो भी काम करना है वो एक ही पंखे के नीचे। तो उसका फायदा ये होगा कि काफी अर्सा तक घर सरवाइव कर जाएगा। वो जो मई है ना जिसने लाइटें बंद की वो इथाइलिन है। वो क्या है, प्लांट के अंदर भी जब स्ट्रेस आता है तो अब पौधे को सर्वाइवल की जंग है। अगर वो सारे उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट और वो सारी चीजें, अब फोटोसिंथेसिस भी होती तो नहीं हो रही, लेकिन फोटोसिंथेसिस वाले एंजाइम काम करी जा रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस है, स्ट्रोमेटा क्लोज हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आई नहीं है, लेकिन अंदर वो एंजाइम प्रोड्यूस हो जा रहे हैं जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करवानी है, तो पौधा क्लेंच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी डेड हो जाएगा पौधा, ठीक है। लेकिन अगर उधर में कोई फाइलिन है वो क्या करती है, तो उन तमाम जीन को शट डाउन कर देती है, उन तमाम प्रोसेस को शट डाउन कर देती है जो उस टाइम रिक्वायर्ड नहीं होते, जो उस टाइम रिक्वायर्ड नहीं, जिस तरह लाइटों को बंद कर देती है। इसी तरह वो तमाम पाथवेज को जाकर जिसकी वजह से पौधा स्ट्रेस के दौरान, हाँ जब इथाइलिन प्रोड्यूस होती है ना स्ट्रेस के दौरान प्लांट की ग्रोथ रिटार्ड होती है। एक्चुअली वो रिटार्ड तो होती है, लेकिन मैं इथाइलिन को ग्रोथ रिटार्डर नहीं कहता, इसको ग्रोथ ऑप्टिमाइजर कहता हूँ। क्या कहता हूँ, हालांकि ये रिटार्ड होती है क्योंकि इसने पूरे ग्रोथ पाथवे को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन इसका पॉजिटिव इफेक्ट है। पॉजिटिव इफेक्ट क्या है,
पड़ता नहीं है, और जब दोबारा नॉर्मल कंडीशंस आती हैं तो पौधा वहीं से, जिस तरह वो हार्ट विंटर वो चीजें खत्म हो जाती हैं, तो दोबारा पौधा जब स्प्रिंग आती है तो दोबारा पौधा अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। आगे टाइम चले। अच्छा, अब ये वो कहानी है दैट वी नीड टू बी अंडरस्टैंड दैट। अब आपने इसको कंपैरेटिव, सॉरी मतलब एक दो मिनट में। अच्छा, अब ये है कि ये नहीं आ रहा नजर, एक मिनट बस। ओके, अब है कि ये जो 2021 में ना एसीसी सिंथेसिस इस बाइवोटल इन राइपनिंग, ये 2021 में डिस्कवर हुआ। अनआइडेंटिफाइड न्यू रेगुलेटरी एलिमेंट्स हैं, ये हैं प्रोवाइड इनसाइट इनटू द थाइलिन प्रिकर्सर न्यू इराज। फ्यूचर रिसर्च के अंदर यही बता रहा है कि हमें इसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। हमें ऑलिव के जो प्रॉब्लम्स हैं, अगर किसी जगह इसको इथाइलिन हमें कहीं ज्यादा चाहिए, कहीं इसको नॉर्मल कंडीशन में चाहिए, कहीं इसकी तादाद हमें कम चाहिए, तो वो चीजें सारी डिस्कवर करने के लिए हमें, ठीक है। चलें जी, थैंक यू। मैं एक मिनट में अटेंडेंस ले लूँ।